नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 12 बायोलॉजी में अध्याय 8 तक कंप्लीटली पढ़ लिया गया है, यानी कि अध्याय 8 तक समाप्त हो गया है। और आज जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 जो होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इससे पहले जो है एक चैप्टर बचा है, चैप्टर 9। उस चैप्टर को जो है हम यहाँ पे रोक रहे हैं। हम इसलिए उस चैप्टर को यहाँ पे रोक रहे हैं कि यूपी बोर्ड में जो है 30% सिलेबस कटौती के कारण उस लेसन को इस वर्ष के लिए यानी 2021 के लिए हटाया गया है। इसलिए जो है उसको अभी रोक रहे हैं, लेकिन अन्य स्टेट में जो है इस लेसन को हटाया नहीं गया है, तो इस लेसन को भी हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपके एग्जामिनेशन से पहले ही इस लेसन को हम कंप्लीट करवा देंगे, जितने भी लेसन हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं अन्य स्टेट के लिए। और आने वाले अगले साल में यूपी में भी इस लेसन को ऐड कर लिया जाएगा, लेकिन इस साल के लिए जो है हटाया गया है चैप्टर 9। 5 लेसन में से हटाए गए हैं, जो कि जैसे जैसे क्रम से आ रहे हैं वैसे वैसे हम इसको बता भी रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 जो होगा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये है क्या? तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो वहाँ पे जो है 3 कॉलम आएंगे और उसमें से जो है ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस लेसन को शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें जानना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से हमारे जीवन में, मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में ये सूक्ष्म जीव किस तरह से उपयोगी है, इस बात को हम बताएंगे। हम लोगों के जीवन में ये सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी हैं, इसके बारे में जो है हम बताएंगे। यानी कि हम यहाँ पे जानेंगे कि सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए किस तरह से लाभप्रद है। यानी कि उन सभी जीवों से हम यहाँ पे परिचित करवाएंगे जो कि मानव को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँचाते हैं। यानी कि ये सूक्ष्म जीव बहुत सारे उपयोगी पदार्थों के निर्माण में जो है भाग लेते हैं। यानी कि बहुत सारे उपयोगी उत्पाद हमें प्राप्त करवाते हैं, जिससे कि मनुष्य जो है आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से उससे लाभ प्राप्त करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए दही। दही को दूध से प्राप्त किया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन दूध से दही में परिवर्तित कौन करता है? तो एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यही क्या करता है कि दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ये सूक्ष्म जीव जो है क्या कर रहा है? दूध को दही में परिवर्तित कर रहा है, और उस दही में जो पोषक तत्व होते हैं वो दूध से ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या कर रहा है कि वो किसी न किसी रूप में हमें, हमारे लिए जो है लाभप्रद क्रिया कर रहा है, लाभदायक क्रिया कर रहा है। तो यह एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जिससे हम जो है दूध से दही उत्पाद प्राप्त करते हैं और अपने लिए उसका यूज करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाए जाते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ये उत्पाद हैं और कौन कौन से सूक्ष्म जीव इन उत्पाद को बनाते हैं। यही जो है इस लेसन में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? तो देखिए, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिसको कि हम अपनी खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है उसे ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जैसे कि जीवाणु है, कवक है, शैवाल है, ये सूक्ष्म जीव हैं, क्योंकि इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। हम इसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन सभी सूक्ष्म जीवों से हम अपने उपयोग के लिए शुरू से ही बहुत सारे पदार्थ बनाते आ रहे हैं।
मतलब प्राचीन समय से ही इन सूक्ष्म जीवों से मनुष्य जो है अपने लिए उपयोगी पदार्थ बनाते आ रहा है, उपयोगी प्रोडक्ट जो है प्राप्त करते आ रहा है। अब जो है पहले की तुलना में आज के समय में इन प्रोडक्ट का जो है औद्योगिक पैमाने पर बड़े स्केल पर बनाया जाता है। पहले कम बनाया जाता था, लेकिन जैसे डिमांड बढ़ी क्या है तो इसे जो है औद्योगिक स्केल पर बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाने लगा। जैसे कि सिरका है जिसको कि खाया जाता है, ये भी एक जीवाणु से बनता है। और सिरका का बनना हो गया, एल्कोहलिक पेय पदार्थ को बनाना हो गया जैसे कि वाइन हो गया, और इसको जो है औद्योगिक स्तर पे बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है और प्राचीन काल से ही इन्हें बनाया जाता है और ये सभी सूक्ष्म जीव से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म जीव के बारे में हमें पढ़ना है कि वे सूक्ष्म जीव जो हमें लाभ पहुँचाते हैं, हमारे लिए लाभदायक प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्राचीन काल से ही इन सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारे उत्पाद प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। आजकल उसे औद्योगिक पैमाने पर विकसित कर दिया गया है। बस अंतर यही है कि आजकल उसे जो है औद्योगिक पैमाने पर विकसित कर दिया गया है। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम घरेलू उत्पाद बनाने में कौन कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से औद्योगिक उत्पाद बनाने में कौन कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में घरेलू उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता और कौन कौन से सूक्ष्म जीव होंगे, और औद्योगिक उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता यानी कि उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव होंगे और कौन कौन से उत्पाद बनाएंगे, ये सारी बातें जो है इस अध्याय में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस सूक्ष्म जीव के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने बताया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। क्या मतलब कि वे जीव जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, वे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे ही सूक्ष्म जीव कहा जाता है, यानी कि जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं। मृदा में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, जंतुओं और पौधों के शरीर में भी पाए जाते हैं। यानी कि क्या मतलब, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात मृदा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है ये जंतुओं और पौधों के शरीर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोगों के शरीर में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि आंत में पाया जाता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो कि हम लोगों के आंतों में उपस्थित होता है। उसी तरह से जंतु और पौधों में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कि हम लोगों के आंतों में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है वह है ई कोलाई, यानी कि हमारे शरीर की आंतों में यह पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं सर्वव्यापी होते हैं,
अर्थात ये मृदा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं और जंतुओं और पौधों के शरीर पर पाए जाते हैं। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप याद रखिए। अब देखिए क्या बात आती है, तो हम ये सोच रहे हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें हानि भी पहुंचाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हमें हानि नहीं पहुंचाते हैं, हमारे शरीर में उपस्थित रहेंगे और हमें लाभ पहुंचाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में हानि पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ लिया है कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में। चैप्टर 8 में जो है इसे बताया गया है स्वास्थ्य एवं रोग में। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि वे सूक्ष्म जीव जो हमें लाभ पहुंचाएंगे, उसके बारे में जो है इस अध्याय में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव पूरा बताने के बाद, एक एक सूक्ष्म जीवों के बारे में बताने के बाद हम जो है वीडियो को रोक करके बोर्ड पर जो है उसे हम लिख देंगे और आप जो है उसका नोट्स बनाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स हमें कैसे मिलेगा। हम जितनी बातें बोल रहे हैं आप जो है उन बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, जो बोर्ड पे हम लिखते हैं उनको जो है अपने नोट्स पर लिख लीजिए। इससे अधिक जो है आपको जानने की आवश्यकता नहीं है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। और जो भी हम बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट बता रहे हैं और जो भी हम लिखवाते हैं सारा नोट्स का ही हिस्सा होता है। आप जो है उसको नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाएंगे अपने से तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो है हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किए गए उससे जो है आप नोट्स बना रहे हैं और वह नोट जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप अपना सिलेबस मिलाते होंगे क्योंकि आपका सिलेबस देख करके ही मैं चलता हूं। और जितने भी बोर्ड्स के हैं आप लोग, चाहे यूपी हैं, बिहार हैं, एमपी हैं, राजस्थान है, सभी बोर्ड में जो है ये लागू होगा। हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी जो भी हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये लाभदायक है। चलिए, तो नोट्स के बारे में आप हमें परेशान न किया कीजिए। जितना हमारे पास नोट्स होता है मैं फ्री में कोशिश करता हूं कि आपको प्रोवाइड कराऊं। और आजकल जो है बहुत थोड़ा बिज़ी हो गया हूं और जिसके कारण कि वीडियो बनाने के लिए भी हमारे पास समय नहीं मिलता है, लेकिन समय निकाल लेते हैं और आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। यूट्यूब से तो हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमारे ऑफलाइन क्लासेस हैं और ऑफलाइन क्लास से ही हमें जो कुछ भी आता है उसी से जो है हम इतना सारा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं आप जो है उसे ध्यान से पढ़ा कीजिए। आप जो है बहुत ही अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए और अपने लिए। क्योंकि जो हम ऑफलाइन कोचिंग अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं उससे बेटर देने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से हमारी बातों को समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव के बारे में। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, इतनी जो है आप लोग समझ गए हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। बस इतना ही पॉइंट जरूर ये है कि क्या वे जीव जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। दूसरी बात कि ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात मृदा, जलवायु, जंतुओं और पौधों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में आंतों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहा जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मनुष्य की आंतों में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में। एक तो इतनी बातें जो है आप लोग समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक पार्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो होगा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो ये चीज़ हम मिटाएंगे और उसी को पढ़ेंगे, वही जो है आपके सिलेबस में है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव।
घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि हम लोग अपने घरों में जो भी यूज़ करते हैं वस्तुएं, जो भी वस्तुएं यूज़ करते हैं, उन वस्तुओं को बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहला पढ़ा जाएगा दही के बारे में। दही यानी कि कर्ड, पहला जो वस्तु है दही। दही के बारे में पढ़ा जाए, दही है क्या। तो ये जो है दूध से बनाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है। किससे? तो दूध से। ये तो सभी लोग जानते हैं कि दूध से दही बनाया जाता है। अब जो है दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है? तो एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या करता है कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। या और भी बैक्टीरिया होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या और बैक्टीरिया होते हैं जिसे कहा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे ही कहा जाता है लैव, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसी को कहा जाता है लैव। ठीक, इतनी बातें जानिए। क्या किया जाता है कि दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा डाला जाता है और उस दही की थोड़ी सी मात्रा को निवेश द्रव्य कहा जाता है, निवेश द्रव्य। और इस निवेश द्रव्य में बहुत सारे ये लैब होते हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये लैक्टोबैसिलस भी होता है, जो क्या कर देता है कि दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसको पचा देता है, स्कंदित कर देता है, और वह जो है परिवर्तित हो जाता है किसमें? दही में। वह जो है परिवर्तित हो जाता है दही में, और जिस कारण से इस दही में जो है विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन B12 की जो मात्रा है उसकी वृद्धि हो जाती है। दूध से अधिक दही में विटामिन B12 पाया जाता है। ये क्या करता है? तो रक्त उत्पादन को बढ़ाता है। हमारे शरीर में रक्त उत्पादन को यह विटामिन बढ़ाता है, और इस विटामिन की कमी से जो है हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसे कहा जाता है अरक्तता, इसे ही कहा जाता है एनीमिया। एक तो इतनी बातें समझ में आ गया कि दूध से दही में परिवर्तन कब होगा? जब उसमें दही नामक थोड़ी सी मात्रा डाला जाएगा जिसे कहा जाएगा निवेश द्रव्य। इसमें बहुत सारे लैब होते हैं, लैक्टोएसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं उसमें उपस्थित दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचा देते हैं, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचा देते हैं और उसे स्कंदित कर देते हैं, जिससे कि वह दही में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दही में। अब बात आती है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये नाम याद रखिए, दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? तो केसीन प्रोटीन। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिए कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो दूध में जो शर्करा पाया जाता है उसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज, दूध में जो है ये शर्करा पाया जाता है। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए। तो दूध से दही में परिवर्तन कब होगा? जब निवेश द्रव्य को दूध में, स्वच्छ दूध में डाला जाता है, तो जिस कारण से वो क्या हो जाता है कि आंशिक रूप से इस प्रोटीन को पचा देता है ये इसमें उपस्थित, इस निवेश द्रव्य में उपस्थित लैब, और जिस कारण से उसका स्कंदन होता है और वह दही में परिवर्तित हो जाता है। सारी बातें यहाँ पे जो कुछ भी था हमने बता दिया है। अब जो है हम वीडियो को पॉज करेंगे और इसका नोट्स यहाँ पे लिखेंगे। आप जो है उसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम वीडियो को रोकते हैं।
तो यहाँ पे हमने पूरा इसका नोट्स लिख दिया है, जितना हमने बताया है यहाँ पे। जैसे कि हम इसे पढ़ भी देते हैं एक बार, क्या है ये, तो देखिए, दूध से दही का उत्पादन होता है तो सूक्ष्म जीव जैसे लैक्टोबैसिलस एवं अन्य जिन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब कहते हैं, दूध में वृद्धि करते हैं। ये जो होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किस में वृद्धि करते हैं, तो दूध में वृद्धि करते हैं और उसे कहाँ पे बदल देते हैं, दही में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरी बात की, वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि दूध में जब वृद्धि करने लगता है तो अम्ल उत्पन्न करता है। जो अम्ल क्या करता है, दूध के प्रोटीन यानी कि जो है केसिन, दूध के प्रोटीन केसिन को स्कंदित कर देता है और उसे आंशिक रूप से पचा देता है। दही की थोड़ी सी मात्रा को, जिसे निमेष द्रव्य कहते हैं, ताजे दूध में मिलाया जाता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे बताया है। इस निमेष द्रव्य में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टो एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो उपयुक्त ताप पर कई गुना वृद्धि करते हैं और परिणाम स्वरूप दूध को दही में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने से भी पोषण संबंधित गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में ये लैब यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाभदायक भूमिका निर्वाह करता है। इतनी बातें जो है हो गई दही के बारे में। दही एक उत्पाद है जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों का यह एक प्रोडक्ट है जो मानव को, मनुष्य को लाभ पहुंचाता है। तो एक दही हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम अगला जानेंगे, अगला जो है कौन सा उत्पाद होगा जो सूक्ष्म जीवों से बनाया जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे मिटाएंगे और उसके बाद से हम अगला उत्पाद के बारे में जानेंगे। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है इसे मिटा देते हैं। तो दूसरा होगा डोसा व इडली। डोसा व इडली, ये उत्पाद भी सूक्ष्म जीव से बनाए जाते हैं। ये उत्पाद भी सूक्ष्म जीव से बनाए जाते हैं। चावल के आटे को गूंथ करके रख दिया जाता है और उसके बाद से ये उत्पाद बनाया जाता है। तो इसके लिए जो सूक्ष्म जीव काम में लाया जाता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस तथा ल्यूकोनास्टॉक। स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस और ल्यूकोनास्टॉक। पिकेलिस और स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस व ल्यूकोनास्टॉक नामक जो बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, तो ये काम में लाए जाते हैं, डोसा व इडली बनाने के काम में लाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि किण्वन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया? किण्वन की। और किण्वन की क्रिया करते हैं और एक गैस उत्पादित करते हैं जिस गैस का नाम है CO2। जिस गैस का नाम है CO2। इसी के कारण इडली हो गया या डोसा हो गया या ब्रेड हो गया वो फूल जाता है। इसी के कारण जो है इडली डोसा या ब्रेड जो है फूल जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इडली डोसा ब्रेड में उभरी हुई या फूली हुई जो संरचना होती है किसके कारण होती है, तो इसी CO2 के कारण होती है। या उसको खोला जाता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं और वो जो छिद्र होते हैं वो किस कारण होते हैं? CO2 के ही कारण होते हैं।
तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया क्या होता है कि जब डोसा व इडली बनाया जाता है तो चावल के आटे को गूंथ लिया जाता है। ये बैक्टीरिया मिला करके कौन कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस और ल्यूकोनास्टॉक, इसको जो है मिला करके क्या किया जाता है कि गूंथ लिया जाता है चावल के आटे को और कुछ घंटों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, जिस कारण कि उसमें क्या होता है, किण्वन की क्रिया होती है और CO2 गैस बनती है और जिस कारण से आटा जो है फूल जाता है। बस यही होता है किसमें, डोसा व इडली में। अब जो है हम इसके नोट्स को लिख देंगे, तो वीडियो रोकेंगे, उसके बाद से जो है बताएंगे। तो आप जो है क्या कीजिएगा, इस नोट्स का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको भी नोट कर लिया है, क्या चीज़, डोसा व इडली के बारे में जितनी भी जानकारी थी यहाँ पे हमने लिख लिया है कि डोसा व इडली बनाने के लिए ल्यूकोनास्टॉक व स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। आटे में यह किण्वन की क्रिया करते हैं, मतलब कि चावल का आटा होता है और उसमें जो है ये किण्वन की क्रिया करते हैं, मिले रहते हैं और जिससे CO2 गैस का उत्पादन होता है और आटा फूल जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसको भी हमने लिख लिया है कि इडली, डोसा व ब्रेड में फूली हुई यानी कि उभरी फूली हुई जो शक्ल होती है, संरचना होती है या उसके अंदर छिद्र होता है, जिसके कारण होता है वह जो है क्या है, तो CO2 गैस है। ये जो उभरी और फूली हुई संरचना या छिद्र होता है वह CO2 गैस के कारण होता है। ठीक, तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम अगला जानेंगे ब्रेड के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं ब्रेड के बारे में। तीसरा, तीसरा होगा ब्रेड। ब्रेड एक ब्रेड क्या होता है, तो जो गेहूं का आटा है उसको गूंथ करके उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। गेहूं के आटे को गूंथ करके उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, ईस्ट यानी कि खमीर, और ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और जिस कारण से क्या होता है कि ब्रेड का निर्माण होता है। ईस्ट क्या करता है, उसमें किण्वन की क्रिया करता है। ये ईस्ट का भी अपना नाम है। कौन कौन से ईस्ट होते हैं, तो सैक्रोमाइसीज सेरीवेसी, सैक्रोमाइसीज सेरीवेसिस, तो सैक्रोमाइसीज सेरीवेसिस नामक जो ईस्ट होता है, ईस्ट यानी कि खमीर, ये क्या करता है, तो खमीर ये क्या करता है, तो ये जो है ब्रेड का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन, तो ब्रेड का। इस ईस्ट को एक और नाम दिया जाता है बेकर्स ईस्ट या बेयर्स ईस्ट। इसको जो है कहा जाता है बेकर्स ईस्ट या बेयर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट या बेयर्स ईस्ट इसे नाम दिया जाता है। बेकर ईस्ट इसे क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेकिंग चीज़ें इसी से बनाई जाती हैं, इसी ईस्ट से। सबसे ज़्यादा बेकिंग चीज़ें जो हैं इसी ईस्ट से बनाई जाती हैं। तो क्या मतलब यहाँ पे कि ये जो ब्रेड बनाया जाता है, तो इसके लिए जो है ईस्ट या खमीर उपयोग में लाया जाता है। कौन सा, तो सैक्रोमाइसीज सेरीवेसिस, और इसके लिए जो है इस ईस्ट का नाम है बेकर्स ईस्ट या बेयर्स ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेकिंग चीज़ें जो है इसी ईस्ट से बनाई जाती है। इस बेकर्स ईस्ट में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है जाइमेज। एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है जाइमेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम
पाया जाता है। और जिस कारण कि ईस्ट में ब्रेड बनते समय जो है किण्वन की क्रिया होती है और CO2 गैस का उत्पादन होता है, और CO2 गैस के उत्पादन के लिए वो गैस बाहर निकलती है, जिससे कि ब्रेड में जो होल होते हैं, छिद्र होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया ईस्ट के बारे में। अब जो है हम इसके लैंग्वेज को लिख लेते हैं और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे और अगला जानेंगे कि अगला उत्पाद क्या होगा जो सूक्ष्म जीवों से बनेगा और हमारे लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पे हमने इसका लैंग्वेज भी लिख दिया है। देखिए क्या है, तो ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे में किण्वन के लिए बेकर्स ईस्ट को मिला करके, यानी कि गेहूं के आटे में किण्वन के लिए बेकर्स ईस्ट को, यानी कि ये वाले ईस्ट को मिला करके उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है, इस आटे में CO2 गैस का उत्पादन होता है और जिससे कि आटा फूल करके उभर जाता है, आटा जो है फूल करके उभर जाता है। अब बेकर ईस्ट में किण्वन के लिए एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है और उस एंजाइम को कहा जाता है जाइमेज, उस एंजाइम को कहा जाता है जाइमेज। तो यहाँ पे जो है जितनी सारी बातें थी ब्रेड के लिए जो सूक्ष्मजीव उपयोग में लाए जाते हैं ब्रेड बनाने के लिए, ये सारी बातें जो है हमने बता दिया है। अब हम अगला पढ़ेंगे जो होगा एकल कोशिका प्रोटीन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम अगला बता रहे हैं एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। चलिए अब हम देखेंगे एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। चौथा जो होगा एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। शॉर्ट में इसे बोला जाएगा SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। ये क्या होते हैं, तो ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, और वे जो है मानव शरीर के लिए लाभप्रद क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और वे जो है मानव के लिए लाभदायक क्रियाएं करते हैं। तो ऐसे जीव को कहा जाता है एकल कोशिका प्रोटीन, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे कि एक शैवाल है जिसका नाम है स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जो है एक प्रकार का SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है, और इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। नाम ही है इसका सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन, यानी कि ऐसी एक कोशिकीय जीव जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। तो स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है जो होता है 60% जो है प्रोटीन स्पाइरुलिना में पाया जाता है। दूसरा जो है उसका नाम है क्लोरेला, दूसरा सिंगल सेल प्रोटीन है क्लोरेला, जिसमें जो है ये भी एक प्रकार का SCP है और इसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। ये सवाल हुई ईस्ट, अभी हम लोगों ने जाना ईस्ट में भी प्रोटीन पाया जाता है, वो भी सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। ईस्ट में भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि ईस्ट भी क्या है, तो एक प्रकार का SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है, SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है। ये तो एक कोशिकी की बात हुई, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाया जाना। लेकिन बात किया जाए ऐसे जनरली तो जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है 60%। सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, कितना, तो 60%। जितनी भी सारी बातें हमने बताया इस बात को हम यहाँ पे नोट करेंगे और उसके बाद से जो है हम आगे जानेंगे आगे हमें क्या करना है।
तो यहाँ पे हमने इसका लैंग्वेज भी लिख दिया है। क्या चीज़? तो इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये ऐसे एकल कोशिका प्रोटीन होते हैं, ऐसे एकल कोशिका प्रोटीन वाले जीव होते हैं जिसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि स्पाइरुलिना है, ये जो है एक कोशिका शैवाल है, एक कोशिका शैवाल है जो कि इसमें इसका प्रयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है। इसमें 60% प्रोटीन पाया जाता है और सभी खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं और असंतृप्त वसा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया गया, जो क्या है? घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, यानी कि हम लोगों के घरेलू यूज में जो सूक्ष्म जीव अपनी भूमिका निभाते हैं, जो उत्पाद बनाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे जान लिया गया। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जाना दही के बारे में, दही कैसे बनता है, कौन सा सूक्ष्म जीव बनाता है। इसके साथ जो है इडली और डोसा के बारे में जाना गया। उसके बाद से ब्रेड के बारे में और अंत में एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में जाना गया। आगे जो है अब जाना जाएगा औद्योगिक पैमाने पर सूक्ष्म जीव, औद्योगिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों से प्राप्त उत्पाद, और ये जो है अगले भाग में हम बताएंगे। इस भाग में इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सारा कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।